आपकी ऑडिटिंग वाली जो बुक है उसमें एक टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल ऑन वेरियस ट्रांजैक्शन। इसी में एक टॉपिक है वो लेके आए हैं इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। आज के टाइम में मतलब जो भी कंपनियों में इंटरनल कंट्रोल होने चल लगा है वो कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट के अंदर ही होना चाहिए। सब कुछ जो काम है आपके कंप्यूटर में रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो गए हैं। उसके पीछे इन्होंने कुछ पॉइंट भी बताया भी क्यों ये काम जो है कंप्यूटर इन्वायरमेंट में होने स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया लैक ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रायल्स। बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो बिजनेस में जिनको पहले कभी लोड नहीं किया है, लेकिन आजकल कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दो आप लोग, उसको कभी भी आप चेंज भी कर सकते हो। पहले बुक्स में होता था, बुक्स में कोई एंट्री को चेंज भी करना होता था, पूरी बुक्स उठानी पड़ती थी, सब में जो है एंट्री पोस्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। अगर कोई एंट्री आगे पीछे लिखी है तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज के कंप्यूटर टाइम में आप कब मर्जी किसी एंट्री को चेंज कर सकते हो, उसका प्रूफ आपके पास ऑलवेज अवेलेबल होता ही है। यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जो है एक बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो। आप एंट्री पोस्ट करो, सारे रिजल्ट्स अपने आप आगे आ जाएंगे, प्लस टोटल माइनस जो कुछ भी आपने करना है। लेकिन ये पहले सारे काम मैनुअल करने पड़ते थे। उसके बाद लैक ऑफ सेग्रेशन ऑफ फंक्शंस। किन बंदों के अलग अलग फंक्शन से वो काम कई बार प्रॉब्लम्स आती थी पहले, लेकिन इंटरनल कंट्रोल जब से कंप्यूटर सिस्टम में आया, सब लोगों के फंक्शन अलग अलग तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हो। आप मान लो अकाउंट्स का ही काम कर रहे हैं, आप पाँच चार लोग को, चारों को अलग अलग काम दे दो, आप अपना काम खत्म करते चले जाओगे, रिजल्ट एक जगह पे इकट्ठा होता चला जाएगा। पोटेंशियल फॉर एरर्स एंड रेगुलेटरीज। जो पहले प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे मैंने आपको बोला कोई एंट्री आपकी पोस्ट नहीं हुई, कोई एंट्री मिसमैच, आपने गलत एंट्री पोस्ट कर दी है, कोई एंट्री का रिपोर्ट किसी और के नाम पे चढ़ा दिया, वो एंट्री फाइंड करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी। जब से कंप्यूटर सिस्टम आए हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, वो सारा कुछ इजीली फाइंड हो जाता है, बैलेंस आपके पास शो हो जाते हैं, जिन पार्टीज के पैसे लेने हैं देने हैं वो बिजली पे चेक करके उनके नाम उनकी पॉइंट्स की एंट्री को सेटअप करके खत्म कर सकते हो। उसके बाद इन फैक्टर को इन्होंने ये भी लिखा कि ये फैक्टर्स क्योंकि पहले लाइफ में बहुत बड़े यूनिक चैलेंजेस की तरह काम करते थे, इन चैलेंजेस को दूर किया गया है कंप्यूटर इंटरनल कंट्रोल के तरीके से, हम इसको दूर कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसी भी कंपनी में ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से हो सकती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ही हो सकती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसमें लिखे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो कंपनी में इंटरनल कंट्रोल अपने आप ही हो जाएगा। मीन्स हर एक बंदा अपनी ड्यूटीज को समझेगा, उन ड्यूटीज को कंप्लीट करता चला जाएगा, तो इंटरनल कंट्रोल ऑटो मोड पे ही होता चला जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलाने का मेन काम कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ही होता है। कंपनी के कोई भी सीईओ होगा, वही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, सबके लिए बनाएगा, टोटल मैनेजमेंट भी वही देखेगा। आगे मैनेजमेंट जो है सुपरवाइजर्स देखेंगे, सुपरवाइजर जो है सब लोगों से वो काम कंप्लीट करवाते चले जाएंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब भी कंपनी में आएगा उसके कुछ ऑब्जेक्टिव इन्होंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा है कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, कंपनी में जो काम है प्रॉपर तरीके से चलते जाएं और सब लोग उससे सेटिस्फाइड भी हों। दूसरा, लाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सब लोगों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर सेटिस्फेक्शन हो, सब लोग ऐसा माने कि रिपोर्ट बिल्कुल सही बनी है, क्योंकि सब लोग ड्यूटीज में ही काम कर रहे हैं अपनी। कंप्लाइंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्ट्स बने, इसलिए कंपनी में इंटरनल कंट्रोल होना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी पॉइंट तो नहीं लिखे, हम लोग लिख सकते हैं कंपनी के जो रिस्क आ रहे हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, कंपनी में कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो सकता है, बेटर रिपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हो सकता है, टाइम की वेस्टेज जो कम हो सकती है, पेपर जो वेस्टेज होती थी वो भी कम हो सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको हम इंटरनल कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बिजनेस, कुछ अलग अलग इन्होंने एरिया एरिया बताए हैं जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल बिजनेस में होते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है कि इंटरनल कंट्रोल इन जनरल, जनरल का मतलब होगा कि पूरी की पूरी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल वो किस तरीके से हो सकता है, ऑब्जेक्टिव उसके पीछे ये होता है कि कंपनी के बिजनेस कभी भी स्लो डाउन में ना जाए, मीन्स उनका बिजनेस कभी भी डाउन ना हो। इसके लिए आप लोग कंपनी में इधर क्या क्या करती है, कंपनी करती है अकाउंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाती है, अकाउंट्स के रिकॉर्ड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही बनती है, अलग अलग बंदों की जिम्मेवारी बनेगी और वही बंदे अकाउंट्स का काम करेंगे, ऐसा नहीं भी किसी बंदे को जिम्मेवारी वो लोग दे देंगे। कौन बंदा किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, डुप्लीकेशन कोड बार बार जनरेट ना हो, इसके बेस पे वो ड्यूटी सेग्रीगेट की जाती है। मतलब जैसे आपकी अकाउंट्स में काम है तो चारों का अलग अलग काम होगा, आप ये नहीं बोल सकते आपको भी ये काम करना है, वो भी तो डबल एंट्री भी हो सकती है। इसलिए ड्यूटी को सेग्रीगेट पहले से ही कर दी जाता है, स्पेसिफिक ड्यूटी हर एक बंदे को असाइन की जाएंगी और कंपनी के जर्नल बेस पे काम जो कंप्लीट हो सकता है। फिर आता है इंटरनल कंट्रोल ऑन कैश सेल एंड कलेक्शन। इंटरनल कैश सेल और कैश कलेक्शन के बीच से ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या होता है, कंपनी में टाइम पर पैसे रिसीव होते चले जाएं, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, किससे पैसे आ चुके हैं और किससे कितने लेने हैं, इसीलिए इसका इंटरनल कंट्रोल किया जाता है। इसको कहता है मेजर कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी बंदा जो कैश को हैंडल कर रहा है, जैसे सेल के असिस्टेंट हो गए, कैशियर्स हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, उनकी ड्यूटी आप सेटअप कर दो, सिर्फ वही बंदे कैश को देखेंगे, सभी बंदे कैश को नहीं देखने वाले। इसके अलावा कहता है हर एक चीज़ का कहता है एविडेंस होना चाहिए
किसी भी बंदे से आपके कैश में पैसे हैं, कैश की रिसिप्ट होनी चाहिए। आप उस पार्टी को भी एक स्लिप काट के जरूर दिखाओ। मोस्टली कंपनियों में देख सकते हो, कोई भी कैश के वाले पर्सन होंगे वो स्लिप लेके घूमते हैं। उनके पास एक लेजर होती है, एक स्लिप होती है, पैसे ले रहे हैं तो स्लिप काट के दे देते हैं बंदे को, साइन उसके ऊपर वो करके देते हैं। उसी चीज़ का रिकॉर्ड भी बिजनेस में चढ़ता है। विदाउट की स्लिप हम लोग एंट्री नहीं पास कर सकते कि हमारे पास पैसे आए हैं। अगर स्लिप है तो उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास रहने वाला है। उसके बाद कोई भी पेमेंट अगर आपकी बैंक में गई है तो बैंक में आप उसको चेक भी करेंगे, बैंक के साथ अपनी स्टेटमेंट लगातार मैच करते चले जाएंगे। लगातार जो डिस्क्रिपेंसीज आती हैं या शॉर्टेज आता है किसी प्रकार का, उसको मिसमैनेज करेंगे या फिर इंश्योर करेंगे कि उसको किस तरीके से प्रॉब्लम्स आई हैं, क्यों हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, जो बैलेंस बराबर नहीं आ रहे हैं, तो वो एंट्रीज फाइंड की जाएंगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने चेक ले लिया, चेक की एंट्री पोस्ट कर ली, लेकिन बैंक में आया नहीं। उसका रीजन आएगा ही कि आपका बैलेंस अभी तक खाते में क्यों नहीं आया, क्योंकि चेक की डेट चेक करनी पड़ेगी, कब हमारे खाते में पैसे आने हैं। तो वो भी एक पॉइंट्स हम इसमें चेक करके चलते हैं। कोई भी ऐसे एरिया जहाँ पर अदर फंड की जरूरत पड़ती है, मीन जहाँ पर कैश ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो किसी एक बंदे की जिम्मे, जैसे पैटी कैशियर सेटअप कर दो, तो पैटी कैशियर लगा दो कि दो बंदा इजीली वैसे वही हैंडल करेगा छोटे छोटे खर्चों के लिए। आप सब बंदों को जिम्मेवार दे दोगे तो मे भी आपका कैश ज़्यादा यूज हो सकता है। इंटरनल कंट्रोल पेमेंट इनटू द बैंक, जो कंपनी के पैसे बैंक में पेमेंट्स होती हैं उनके ऊपर के इंटरनल कंट्रोल भी रखा है। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि टाइम पर पैसे जो किसी को देने हैं या किसी से लेने हैं वो टाइम पर बैंक में पहुंच जाएं, इसलिए रखा था। क्योंकि बैंक का बैलेंस अगर नेगेटिव हो गया, आपने किसी को चेक इशू कर दिया तो चेक बाउंस हो जाएगा। लगभग आज के टाइम में उसके 500 रुपये, 450 500 रुपये जुर्माना लगता है। पहले कम होते थे। तो कंपनी को ऊपर बर्डन ना पड़े, इन चीज़ों को दूर करने के लिए कंपनी स्पेशल एक पर्सन को हायर करती है। उन्होंने मेजर्स लिखे हैं इन चीज़ों को कैसे दूर कर सकते हैं। कहते हैं एक पॉलिसी बना लो, एक बंदा सेटअप कर दो। बंदा सेटअप कर दोगे, वो बंदे की ड्यूटी रख दो, वो बंदा रिकॉर्ड रखेगा भी कहाँ से चेक आना और कहाँ पर जाना है। किसी का चेक आ गया तो बैंक में कब डिपॉजिट करना है, इस चीज़ को आप रख सकते हो। प्रॉपर ये भी चीज़ लिखिए कि अननेसेसरी डिले की हुई कभी भी चेक जमा नहीं होनी चाहिए। कोई चेक आज जमा होना था, आपने 3 महीने निकाल दिए, तो चेक खत्म हो जाएगा। तो ये चेक स्टील चेक में कभी जाना नहीं चाहिए। इसके अलावा हमेशा कहता है बैंक की पेइंग स्लिप अपने पास बना के रखो। तो अगर पैसे हम बैंक में जमा करने आप जाओगे, वहाँ पे स्लिप भरोगे, वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एज ए प्रूफ एक कॉपी बैंक से ले लो, ज़्यादा पर्सनल पेपर लेके उसकी कॉपी बना लो, जमा करते चले जाओ, आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा और आपने कितने पैसे जमा किए हैं, बैंक से कभी प्रॉब्लम्स भी आपके पास नहीं आने वाली। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल और कैश बैलेंस, कंपनी में कैश बैलेंस के ऊपर भी इंटरनल कंट्रोल किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ना हो, कोई बंदा कैश को गलत यूज ना कर जाए, प्लस अनऑथोराइज कैश पेमेंट ना हो जाए। जिसकी जिम्मेवारी है नहीं वो भी बंदा कैश यूज करे कंपनी में, ये कभी ना हो। इसको कैसे मेजर किया जा सकता है, हम लोग प्री डिटरमाइंड अमाउंट्स पहले से सोच के चलें, अलग अलग लोकेशन में कितना कितना पैसा लग सकता है, वहाँ पे बंदों की जिम्मेवारी लगा दें। वैसे तो मोस्टली कंपनी में अकाउंटेंट की ही जिम्मेवारी होती है, लेकिन अकाउंटेंट छोटे छोटे काम नहीं कर सकता, तो वो पैटी कैशियर को हायर करेगा। पैटी कैशियर भी जो बंदा काम करेगा वो जितनी भी ऑफिशियल ट्रांजेक्शन होंगे उसका रिकॉर्ड बनाएगा। मीन्स अलग अलग खर्चे डेली बेस पे कितने लगे हैं, महीने के स्टार्टिंग में उसको जो पैसे मिले हैं उन पैसे का रिकॉर्ड लास्ट महीने के अकाउंटेंट को देगा। अकाउंटेंट उसकी एंट्रियाँ पोस्ट करता चला जाएगा। ये एक सिस्टम जो है स्ट्रिक्ट रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जितने मर्जी पैसे ले लो भाई, पहले से प्री डिटरमाइंड प्लान होना चाहिए, इतने पैसे कम से कम महीने में लगते हैं, वही पैसे बंदे को इशू होने चाहिए। इंटरनल कंट्रोल फॉर चेक पेमेंट्स, अगर आप किसी को चेक की पेमेंट्स कर रहे हो, इसका भी पीछे एक कंपनी ने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है कि जो भी हम लोग चेक सिक्योर कर रहे हैं वो अनऑथोराइज पेमेंट ना हो जाए। आप ऐसे ही किसी के नाम का चेक काट के पेमेंट करवा दो, तो इसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड कैसे कंपनी में मेजर कैसे कर सकते हैं। हमेशा कहते ध्यान रखिए कि कस्टडी होनी चाहिए आपके ऊपर, चेक के ऊपर। जिस बंदे को भी चेक इशू कर रहे हो, चेक बुक कभी देखी हो ना, उसके ऊपर आगे 2 पन्ने होते हैं, 2 या 3 पन्ने, जिसके ऊपर डिटेल लिखी जाती है, तारीख, पार्टी, अमाउंट, डेट। ये चेक किस बंदे को किस तारीख में कितने पैसे का कितने कब इशू किसके नाम का इशू किया गया है। वो इशू करने वाले बंदे के तो एक दो होने चाहिए चेक इशू करने वाले, और उनको नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है भी कंपनी मान लो 4 पार्टनर है सभी साइन कर रहे हैं, एक दो बंदे की जिम्मेवारी होनी चाहिए, वही बंदे साइन करें चेक में तो बेनिफिट हो सकता है। प्लस किसके फेवर में चेक गया उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। कई बार ऐसे पता लगा चेक काट के किसी को दे दिया, हमें पता ही नहीं कौन है, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी कंपनी में आ सकती हैं। इंटरनल कंट्रोल इसमें भी जरूरी हो सकती हैं। रूल्स बने होने चाहिए कि अगर आपके ऊपर चेक के ऊपर स्टैंप लग रही है तो आपको स्टैंप लगानी पड़ेगी। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो स्टैंप के साथ चेक इशू करती हैं, तो आपकी स्टैंप स्पेशल बनी जो स्टैंप के ऊपर साइन किसके होंगे, वो साइन पहले से क्लियर होने चाहिए। किसके नाम पे आपने चेक इशू किया है, वो हमेशा चेक कोशिश करें तो अकाउंट पे ही चेक इशू करें। बियरर चेक कभी इशू मत करें। बियरर में होता है कि आपके नाम का चेक इशू कर दिए तो आप बैंक में जाकर कुछ पैसे ले सकते हैं। जब भी चेक इशू करें तो उसमें क्रॉस लाइन जरूर लगा दें उसके लेफ्ट साइड के टॉप के ऊपर, जिसमें अकाउंट पे लिख सकते हैं या पे ही बैंक लिख सकते हैं। टाइमिंग उसमें जरूर मेंशन करें, क्लियर वर्डिंग होनी चाहिए चेक में। तो ये चीज़ें भी क्लियर होनी। कई बार हम लोग चेक भरते हैं तो उसमें बीच में स्पेस ज़्यादा दे दें, बंदा बीच में कुछ और लिख ले, तो प्रॉब्लम आपके लिए होने वाली चाहिए। बिल्कुल प्रॉपर स्पेस में ही चेक भरा जाना चाहिए।
परचेज एंड ट्रेड क्रेडिटर, कंपनियों में जो भी बंदे परचेज, जहाँ पर भी हम सामान सामान खरीदते हैं और जो भी हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनका भी कंपनी एक इंटरनल कंट्रोल रखती है। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होती है ताकि हर एक बंदे को टाइम पर पेमेंट मिले, जिससे हमने सामान खरीदा था वो टाइम पे हमें गुड्स डिलीवर कर दे। प्लस जो भी डेफिशिएंसी हमारे गुड्स में आती है वो टाइम पर हम जिस बंदे से सामान उसको वापस कर सकें, इसके लिए भी इंटरनल कंट्रोल रखा जाता है। इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप कर सकते हैं। हमारी कंपनी में ऐसे बंदे एक दो सेटअप कर दो जिनकी जिम्मेवारी परचेज ऑर्डर के ऊपर होगी। जब कंपनी ऑर्डर लगा देगी, सामान आएगा तो पहले वो उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। जो सामान सही आया है वो स्टोर डिपार्टमेंट में हैंड ओवर हो जाएगा। अगर स्टोर डिपार्टमेंट में लगता है कोई चीज़ खराब है तो वापस कंपनी को टाइम पर ही भेज दिया जाए। उसके लिए जो भी डेबिट नोट बनता है हमारा, क्योंकि जब हम परचेज में आते हैं तो हम लोग डेबिट नोट बनाने वाले हैं, अगर सेल में है तो हम लोग क्रेडिट नोट बनाने वाले हैं। तो इस चीज़ को पहले से डिजाइन कर लिया जाए। सेफ गार्ड होनी चाहिए प्री नंबर्ड बिलिंग के, जो नंबर हमने मंगाए थे वही नंबर हमें इशू हुए हैं। ऐसा तो नहीं है परचेज ऑर्डर नंबर 1 है लेकिन पहले 2 गया है तो हम उसके एंट्री अपोजिट डाल दें। ये सीरियल के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। इसमें जो टाइम पीरियड होता है, टाइम गैप भी होता है, जिसको बोलते हैं भी कितने टाइम में हमारे पास सामान आएगा, वो टाइम पीरियड भी आपको ध्यान में रखना होना जरूरी है। आज अगर सामान मंगाना है 3 दिन लगते हैं, तो 3 दिन का आपको टाइम पहले से ही लेके चलना होगा ताकि कंपनी का काम भी रखना होगा, कंपनी का काम भी ना रुके। इसके प्रति हमेशा के अंदर इंस्पेक्शन होनी चाहिए बुक्स की। जो भी चीज़ आपके पास रिव्यू, आप बुक बिल आए हैं उसका रिव्यू होना भी जरूरी है। सबसे पहले उसमें रिव्यू होना चाहिए भी जो चीज़ें आपने ऑर्डर लगाई वो चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद जो उसमें रेट लगे हुए हैं, आपके जो रेट की सेटलमेंट हुई थी वो चीज़ आप चेक करेंगे, क्योंकि कंपनी जब ऑर्डर देती है उसमें रेट भेज देती है। अगर सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है तो ईमेल भेजते हैं। ईमेल पे अगर एक्सेप्ट हो गए हैं, उसमें रेट डिफरेंस आ रहे हैं तो उसको चीज़ को पहले सॉल्व करवा लीजिए। प्लस उसकी कैलकुलेशन भी होनी चाहिए। 10 पीस अगर 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये के बन रहे हैं, पता लगा वहाँ पे 1000 रेट लगा हुआ है, अकाउंटेंट तो एंट्री पोस्ट करके खत्म कर देगा, लेकिन आपको उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। इसमें इंटरनल कंट्रोल हमेशा जाता है। जब भी आप चेक करने जाओगे तो उसका एक्यूरेसी में चेक होना जरूरी है। ये नहीं कि आज वाला बिल आप कल चेक करेंगे, कल वाला परसों चेक करेंगे। डेली बेस पे ये काम कंप्लीट होना चाहिए। एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने से क्रेडिट के साथ आपका बैलेंस मैच होना जरूरी है। जिस बंदे ने आपसे जितने पैसे लेने हैं आपने भी उसके उतने पैसे देने होने चाहिए। आपकी दोनों की बैलेंस शीट्स में वो चीज़ें बराबर शो होनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल ऑन सेल्स एंड डेप्टर, जिन लोगों को भी आप सेल कर रहे हो चाहे कैश में चाहे उधार में, इसका भी कंपनी में प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। इसके पीछे कंपनी ने ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं कि सब कस्टमर्स के ऑर्डर जो है टाइम पर एग्जीक्यूट हो सके। कोई कस्टमर ऐसा ना बोले कि हमने ऑर्डर लगाया था हमें सामान नहीं मिला, इसका भी प्रॉपर कंपनी ध्यान रखती है। ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल कस्टमर्स और लो क्रेडिट रिस्क, जिन लोगों के ऊपर हमें ट्रस्ट है, ऐसा लगता है कि ये लोग टाइम पर पैसे दें, उनसे ऊपर क्रेडिट रिस्क कभी ना आए, उन लोगों का प्रॉपर आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमें आज किसी के साथ बिजनेस कर लेंगे तो पता लग ही जाता है कि कौन बंदा कितने टाइम बाद मेरे पैसे वापस कर सकता है। आप में नॉर्मल आप किसी से पैसे ले लो, अगर टाइम पे वापस नहीं करोगे तो फर्दर तो आप भूल ही जाओगे, फिर सुनोगे भी नहीं उसकी बात। तो ये कंपनियों में पहले से चलता है, इसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल कंपनी पहले से ही लेके चलती है। कंपनी हर एक चीज़ का बुक्स रिकॉर्ड बनाती है। इसके लिए कंपनी क्या क्या काम कर सकती है? कंपनी कहती है एक रिकॉर्ड बना सकती है कि उनके पास अपकमिंग ऑर्डर कौन कौन से हैं। जो जो ऑर्डर आए होंगे पहले उनको कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पेमेंट सामान लेने आ गए, उसको पहले ऑर्डर्स वालों को खत्म करो, जो फिर पेमेंट देके सामान लेने और बाद में उसको देखा जाए, क्योंकि कंपनी पहले अपने ऑर्डर्स ही कंप्लीट करती है। और इसके लिए भी प्रॉपर एक कहता है हम लोग प्रोसीजर सेटअप कर सकते हैं, किन किन बंदों को कितने कितने टाइम का उधार दे सकते हैं। कंपनी ने एक रूल तो बनाते हैं कि मैक्सिमम जो आपके पास ग्रेस पीरियड होता है वो 14 दिन का ही होता है। अगर कोई पार्टी आपकी अच्छी है जिनके साथ लॉन्ग टर्म से आपके बिजनेस चल रहे हैं और बड़ी बड़ी अमाउंट में बिजनेस हो रहे हैं, तो उनको 1 महीने तक का मैक्सिमम उधार भी हम लोग दे सकते हैं। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है, जो क्रेडिट लिमिट्स हैं, जो क्रेडिट के टर्म्स हैं, कैश की पेमेंट्स हैं या फिर डिस्काउंट्स हैं, जो स्पेशल फेयर्स आप किसी को इशू कर रहे हो, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए हर एक पार्टी का अलग अलग। क्योंकि सब पार्टियों में ऐसा होता है, किसी पार्टी को स्पेशल डिस्काउंट भी दिए जाते हैं, किसी को स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं, किसी के पास हो सकता है कि पेमेंट्स कैश में कुछ आएंगी, कुछ पेमेंट बाद में आने वाली है। ये सब चीज़ों का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि कस्टमर को जो भी इनवाइस इशू किए हैं उस सबका अलग अलग इनवाइस नंबर होना चाहिए। डुप्लीकेशन में नहीं होना चाहिए, आज किसी को एक नंबर इशू कर दिया दूसरे को भी एक नंबर इशू कर दिया, बाद में आप इसको ऑनलाइन नहीं चढ़ा सकते। तो ये भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हर एक चीज़ का कहता है इनवाइस रजिस्टर, सेल लेजर्स और स्टेटमेंट प्रिपरेशन आप लगातार बनाते चले जाइए। अकाउंट्स में एंट्री जल्दी चल जाएंगे, रिकॉर्ड्स बनते चले जाएगा, उसको कस्टमर के साथ मैच करते चले जाइए। अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसके पैसे रिसीव नहीं हो रहे, तो उनको बैड डेब्ट में कन्वर्ट कीजिए। बैड डेब्ट कन्वर्ट करने से पहले कम से कम 4 साल वेट करना पड़ेगा। 4 साल में आप उसको बैड डेब्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 साल में जब पैसा बंदा नहीं दे रहा तो पैसा रिकवर नहीं होगा। बाकी द वे कहीं से इन्वेस्टिगेशन करने से आपको लगे कि हाँ बैड डेब्ट रिकवर भी हो गए हैं, तो उन पैसे को रिकवर भी आप लोग कर सकते हैं। हमेशा इन चीज़ों का कहता है डाउटफुल डेब्ट्स में जरूर ध्यान रखना जरूर है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो पैसा देने के चाहते हैं लेकिन देना भी नहीं चाहते। कई वैसे होते हैं देंगे जरूर लेकिन पता नहीं कब देंगे, वो डाउटफुल में चले जाते हैं। उनका भी रिकॉर्ड प्रॉपर बनाना चाहिए। ये कंपनियों में इंटरनल कंट्रोल
अलग अलग डिपार्टमेंट में किया जाता है, क्योंकि कंपनी के अपने ही ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ये काम प्रॉपर कंपनी में चलते रहें। मेन मकसद होता है कि पैसे की कमी ना हो, क्योंकि अगर ये सारे काम प्रॉपर तरीके से चलेंगे, पैसा ऑटो मोड पे आता भी चला जाएगा और जाता भी चला जाएगा, और पैसे से पैसा बनेगा भी। अगर कंपनी प्रॉपर ध्यान नहीं रखेगी, कहीं पर भी अगर शॉर्टेज होगी, तो पैसा रुकने की वजह से कंपनी के सारे काम जो है रुक सकते हैं। कोई पॉइंट ऐसा हो पूछना हो तो देखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इंटरनल चेकिंग का बनाया हुआ है, इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट इन्होंने कवर किए हैं। पहले तो वही बोला कि इंटरनल चेक क्या है। इंटरनल चेक किसी भी कंपनी में क्रूशियल रोल अदा करता है। किसी भी कंपनी में ऑडिटिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में इंटरनल चेक जरूरी है। तो अगर इंटरनल कंट्रोल हुआ होगा तो ऑडिटिंग टाइम पर कंप्लीट हो जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर बन जाएंगे, हर एक डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर रहा होगा, तो ऑडिटर को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इनमें उन्होंने लिखे जनरल कंसिडरेशन इन फ्रेमिंग ए सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। अगर किसी कंपनी में इंटरनल चेक सिस्टम बनाने चले जा रहे हो, तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो है मेन ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा कि वर्क असाइनमेंट, हर एक बंदे के काम जो है असाइन कर दो, कौन बंदा क्या क्या काम करेगा, कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा। रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को एक काम के ऊपर मत रखो, टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड रोटेट करते चले जाओ। अगर लगातार एक काम के ऊपर रखोगे, कल को कोई बंदा ना आया तो काम छूट सकता है आपका। तो रोटेशन होनी चाहिए, मतलब जिस डिपार्टमेंट में बंदा काम कर रहा है उसको सारे काम आने चाहिए। कंपल्सरी लीव, कंपनी में सीएल होनी जरूरी चाहिए। सीएल का मतलब 40 दिन में एक छुट्टी होनी चाहिए, ताकि बंदा अगर छुट्टी जरूरत पड़े तो छुट्टी भी ले सके। ये नहीं कि उसके ऊपर डिपेंड होकर बैठ जाओ, बंदा यहाँ जाएगा नहीं तो भी काम रुक जाएगा। ये कंपल्सरी लीव कंपनी सब लोगों को दो, और बंदे उसको एंजॉय भी कर सकें। सेपरेशन ऑफ इंटर रिलेटेड जॉब, सब अगर जॉब आपस में इंटर रिलेटेड है, एक काम दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसमें सेपरेशन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बंदे के ऊपर डिपेंड ही हो जाओगे आप लोग, ये अपना काम से कल को उससे कोई और काम करवाना तो वो काम भी करवाया जा सके। यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, ऑलवेज कोशिश करो कि बिजनेस में जितनी मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज करोगे उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। मीन्स ऑटो मोड पे काम तभी हो सकता है अगर बंदों को रहोगे। अगर बंदों को ना खुद काम करो, कभी नहीं करेंगे। अगर मशीन चल पड़ी है तो लोग खुद काम करेंगे। मीन्स स्टार्टिंग काम आपका मशीन से होना चाहिए। बंदे फिजिकल काम कर लेंगे उस मशीन के ऊपर, लेकिन आप बोलोगे बंदे को खुद मशीन चला ले, वो कभी नहीं काम करने वाला। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग काम के पीरियडिकल रिव्यू इन्होंने लिखे हुए हैं, टाइम में रिव्यू होना जरूरी है। जो बंदे काम कर रहे हैं उनका रिव्यू भी चेक करते हैं, जो ड्यूटीज दी गई हैं वो ड्यूटीज अपनी असाइन जो उनको दी गई हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरीके से वो कंप्लीट करेगा, ये चीज़ आपके काम में कंप्लीट होना चाहिए। सेफ गार्ड्स, कंपनी में जो भी काम चल रहे हैं उसके प्रति सेफ्टी की रिक्वायरमेंट जो है वो सेफ्टी भी कंप्लीट होनी चाहिए। बंदों को जो फिंगर टिप्स, आई मास्क, आई ग्लासेस, हेलमेट्स, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो टाइम पर प्रोवाइड होनी चाहिए। और काम की नॉलेज भी बंदों को देनी जरूरी है। आप इंटरनल कंट्रोल तो लेके बैठे हो, लेकिन बंदे को काम की नॉलेज नहीं दे रहे, ट्रेनिंग दी नहीं। आप बोलोगे मशीन पे बैठ के काम करो, या तो मशीन तोड़ देगा या मशीन खराब कर देगा वो। सुपरविजन, क्योंकि कुछ ऐसे मैकेनिक होते हैं ना, भी नहीं कुछ पता लग रहा है इसको खोल ही लो, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। बोलो ना जैसे कभी बाजा खोल के देखा है उन्होंने, बाजा चलाने वाले जो होते हैं हारमोनियम, अभी हारमोनियम कहता खोल के देखा, वो पूरा खोल देता है। मतलब खोल तो लिया था इसको जोड़ा, कहता जोड़ा, कहता मैं तो खोलना आता था, जोड़ना थोड़ी आता है। उसके बाद सुपरविजन, जो भी कंपनी में काम चल रहा है उसकी सुपरविजन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बंदों का असाइन कर दिया, भी ये जो आप ड्यूटी से असाइन कर दिया आप काम कंप्लीट कर लो, उनके ऊपर ध्यान भी रखना जरूरी है कि ये काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रिलायंस, रिलायंस का मतलब होता है कि आप किसी भी स्टाफ मेंबर के ऊपर प्योरली रिलायंस नहीं हो सकते। नहीं, आप बोलोगे भरोसा बोल दोगे मेरे को, तेरे पे बहुत भरोसा है, वही बंदा आपका भरोसा तोड़ने वाला है। उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल किसी भी कंपनी में लगाने वाले तो जनरल कंसिडरेशन है किसी भी कंपनी के लिए। इसके पीछे क्या ना उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी लिखे हैं इंटरनल चेक के पीछे। ऑब्जेक्टिव क्या है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना चाहते हो क्योंकि सारे काम खुद नहीं कर सकते। दूसरा, मिनिमाइजिंग द एरर ऑफ फ्रॉड्स, कंपनी में फ्रॉड कम हो इसलिए इंटरनल चेक किया जाता है। डिडक्शन एरर ऑफ फ्रॉड, कौन कौन बंदे जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके एरर भी फाइंड हो जाते हैं इजीली बेस पे। रिड्यूसिंग क्लरिकल मिस्टेक, जो क्लरिकल मिस्टेक जो पहले होती थी, सब कुछ हाथ से होता था कंप्यूटर इन्वायरमेंट आने से पहले, और लोगों में ड्यूटीज होती नहीं थी कि उस बंदे क्या काम करना है, वो काम खत्म हो गए क्योंकि अलग अलग बंदे की जिम्मेवारी है, अलग अलग बंदा काम कंप्लीट करता है और एरर अपने आप ही कम हो जाते हैं। इनहांसिंग वर्क एफिशिएंसी, बंदा काम में सेटिस्फाइड हो इसकी कोशिश ऑलवेज की जानी चाहिए, क्योंकि जब आप बंदों को रोटेशन में लेके जाओगे तो वो सेटिस्फाइड होंगे। एक ही काम करवाओगे तो मीन बर्डन में बंदा काम छोड़ने की कोशिश करता है। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, हर एक बंदे से कहता आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, जिस बंदे की जो जिम्मेवारी होगी वो उसकी इन्फॉर्मेशन इजीली बेस पे दे देगा। पहले आपको खुद फाइंड करने पड़ते थे, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया होगा तो हर एक बंदा जिम्मेवारी से काम कर रहा है, उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके आप काम कंप्लीट करवा सकते हो। रिड्यूसिंग दी बर्डन ऑफ वर्क, एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, ना तो बंदा बीमार होगा ना उसके माइंड में कोई प्रेशर आएंगे, मीन्स बंदा फ्रीली काम कर सकता है, अपनी जिम्मेवारी कंप्लीट करेगा, बंदा फ्री हो जाता है। एक्सरसाइजिंग मॉरल प्रेशर, जो बंदों के ऊपर मोरल प्रेशर होते थे, कुछ लोग जो लगातार कंपनी में काम करते थक जाते थे, कई बंदे को बीमार हो गया, कल को बुखार चढ़ गया, एप्लीकेशन लिख के देने की पड़ती थी आज मैं बीमार हूँ नहीं आ पाऊंगा,
वो काम कंपनी में खत्म हो जाता है, मीन्स मॉरल प्रेशर खत्म हो जाता है, बंदा फ्री माइंड कंपनी में काम कर सकता है। इंश्योरिंग रिलायबिलिटी, जैसे मैं एग्जांपल बोलूँगी, कंपनी में मैनेजर ही उसके ऊपर बहुत बर्डन होता है, ये सारे काम कंप्लीट करवाने हैं, ड्यूटीज असाइन की हुई है, तो आपके माइंड के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, मीन्स आप रिलायबल फील करेंगे, हमारा काम जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो सकता है। ऑब्टेनिंग सुपरविजन एडवांटेज, आप सुपरविजन का एडवांटेज भी ले सकते हो, जो सुपरवाइजर है सबको चेक भी कर रहे हैं, उनसे कुछ नया भी करवाना तो वो भी आप काम करवा सकते हो, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में सब लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एडवांटेज भी लिखे हैं कि किसी भी कंपनी में अगर इंटरनल कंट्रोल होगा तो उसके एडवांटेज क्या होंगे, अलग अलग लिखे हैं। फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी में सब लोग जो है, सब मेंबर अपना अपना काम प्रॉपर कंप्लीट करेंगे, सबकी एलोकेशन ऑफ वर्क हो रखी होगी। कंट्रोल डिवाइस होता है कंपनी में, सब लोग जो है कंट्रोल कंट्रोल में ही काम कर रहे होते हैं। स्पीडी वर्क, टाइम पर कंप्लीट भी जल्दी से कंप्लीट होंगे। एफिशिएंसी एंड स्किल्स, लोगों की स्किल्स हैं वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि रोटेशन में ले जाओगे, जॉब कंप्लीट करेंगे, एक से दूसरा काम भी बंदे सीखते चले जाएंगे। इजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल काउंट, कंपनी में फाइनल काउंट्स भी टाइम पर बनते चले जाएंगे। क्रिएशन ऑफ मॉरल चेक, कंपनी में एक रूल बन जाएगा कि सब लोग जो अपने काम को चेक भी जरूर करेंगे, जो मैंने काम कंप्लीट किया है कि वो सही किया है या नहीं किया है, चेक भी इजीली बेस पे होता चल जाएगा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ओनर, ओनर के हिसाब से इसके बेनिफिट क्या होंगे, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स, उनको अकाउंट्स के ऊपर भरोसा होगा कि बिल्कुल सही काम कंप्लीट हुआ है। ओरिएंटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जो जो बैलेंस शीट्स हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो टाइम पर बन जाएंगी वो लोग। इकोनॉमिक ऑपरेशंस, पैसे का जो काम है प्रॉपर तरीके से चलता चला जाएगा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के लिए क्या होगा, उनको फैसिलिटीज मिल जाएंगी ऑडिट वर्क के लिए, मीन्स जल्दी से ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे, उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अटेंशन टू अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स, जो कंपनी के अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो उनके ऊपर ध्यान देंगे, वो फिर डेली के जो वाउचिंग है उसके ऊपर काम भी नहीं करने वाले, क्योंकि जब सारे काम प्रॉपर हुए होंगे तो। शॉर्ट कमिंग ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है किसी कंपनी में, उसमें कुछ लिमिटेशन भी उन्होंने दिखाई हैं, कुछ पॉइंट दिखाए हैं। सबसे पहले मोनोटोनी, मोनोटोनी क्या क्या होता है, कुछ सेम टाइप के वर्क होते हैं कंपनी में, उनके ऊपर क्या था, कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑडिटिंग, हम एम्प्लॉयज़ में कम, कोई एम्प्लॉयज़ एक ही जैसे तीन काम एम्प्लॉयज़ हैं, एक बंदे सॉरी एक काम को तीन एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आती है। ऑडिटिंग करने बैठे तो इसमें किस बंदे ने क्या काम किया, तो वो मोटिवेशन लेवल कई बार बढ़ नहीं पाता। अलग अलग बंदे की अलग अलग जिम्मेवारी होगी तो काम इजली बेसिस पे हो जाएगा। केयरलेसनेस, केयरलेसनेस का मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में केयरलेसनेस, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जानबूझ के नेग्लिजेंसी करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं। जैसे कोई बंदा अड़ियली है, खुद काम नहीं करना, किसी को करना नहीं, बंदा माइंड में लेके बैठे होते हैं हमें ये काम करना ही नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। कलूशन, कलूशन का मतलब हुआ है कई बार हम लोग अनडिटरमाइंड हो जाते हैं, भी प्रॉब्लम्स आई कहाँ पे, स्टाफ मेंबर्स में झगड़े जैसे हो जाते हैं, किन किन लोगों ने मिलकर काम किए, फिर उसको में किस बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए, किस बंदा कौन बंदा इसकी चीज़ों से जिम्मेवार है, वो भी फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। हमने सिस्टम सेटअप कर दिया, आप लोग मान लो चार बंदे ही हो, चारों में से गलती किसी से हुई, लेकिन चारों का काम एक ही था, तो किसके ऊपर हम लोग बर्डन डालेंगे, किसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी। लिमिटेड एप्लीकेशन, इंटरनल कंट्रोल है, लिमिटेड एप्लीकेशन है, आप लोग ये सबके ऊपर एक जैसा रूल अप्लाई कर देंगे, पॉसिबल नहीं है, सब कंपनियों में सिस्टम भी अलग अलग तरीके का ही होता है। डिपेंडेंस, इसमें डिपेंडेंसी लेवल आता ही है, मैनेजर जो अपने काम आपको देगा, आप अपने काम आगे किसी को नहीं दे सकते, लेकिन मैनेजर आपके ऊपर डिपेंड होता है, अगर आप काम नहीं कंप्लीट करेंगे तो काम कंप्लीट नहीं होने वाले। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ डिसऑर्डर्स, जो हमने ऑर्डर सेटअप किए थे इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिसऑर्डर हो जाए, जिस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बंदा आया ही नहीं, दूसरा बंदा वो काम ही नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। किसी भी कंपनी में अगर कहता है ऐसी शॉर्टकमिंग्स आती हैं, तो इन चीज़ों को अगर एफिशिएंटली आप लोग सेटअप कर लो तो ये डिसऑर्डर्स जो है खत्म भी हो सकते हैं। इसके बाद इन लिखा कि इंटरनल चेक सिस्टम एज रिगार्ड टू द परचेज, किसी भी कंपनी में अगर कोई परचेज हो रहा है इसमें इंटरनल चेक कैसे हो सकता है। आप परचेज की रिक्वेस्ट देखो, पहले आपने परचेज में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने नंबर की परचेज आपको चाहिए, मीन्स कितने यूनिट्स आपको चाहिए, वो आपको पहले से क्लियर पता होना चाहिए। परचेज ऑर्डर बनाइए, रिसिप्ट ऑफ गुड्स देखिए, परचेज ऑर्डर बना दिया तो जो गुड्स किसी से मंगवाई हैं वो भी जरूर चेक कर लीजिए, आप जो गुड्स मंगाई थी वो प्रॉपर आई हैं या नहीं आई हैं। पेमेंट प्रोसेसिंग, जिस बंदे से सामान आया उसकी पेमेंट आपने कब करनी है, ये रूल लिखा होता है इनवॉइस के ऊपर, भी पेमेंट 15 दिन में होगी, वारंटी गारंटी है या गुड्स में नहीं है, वो चीज़ें पहले ही पढ़ लीजिए, उसके बाद पेमेंट को आप प्रोसेस कर सकते हैं। फिर है रिगार्डिंग टू सेल, सेल की जो रिगार्डिंग इंटरनल चेक है वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाई है, कि कोई भी कंपनी में अगर सेल होगी तो किस हिसाब से होने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट इन्होंने इसमें सेल में अलग किए हैं। सबसे कोशिश की कि इंडिपेंडेंट सेल डिपार्टमेंट, सेल का डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर उसको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए कि वो बंदा काम करेगा तब सेल होगी, इंडिपेंडेंट सेल डिपार्टमेंट होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्डर रिसिप्ट, पहले ऑर्डर रिसीव कीजिए, गुड्स की पैकिंग कीजिए, पैकिंग करने के बाद उसका इनवॉइस रेडी कीजिए, इनवॉइस रेडी करने के बाद इनवॉइस की वेरिफिकेशन कीजिए, फिर बंदे को गुड्स भेज दीजिए, ये इंटरनल चेक सिस्टम है। उसके बाद
मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल, किसी भी कंपनी में अगर मटेरियल आ रहा है उसमें बहुत सारे एरर निकल के आते हैं, उसके लिए क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो कहता है आपको रिसिप्ट मिलनी चाहिए स्टोर में से, किन किन चीज़ों की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और रिसिप्ट लीजिए। फिर वो गुड्स जो है स्टोर से डिलीवर होने की रिसिप्ट होनी चाहिए, उसका प्रॉपर अकाउंट्स भी होना चाहिए, मीन्स अकाउंटेंट के पास उसकी एंट्री भी होनी चाहिए। कंटिन्यू स्टोर में इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो भी स्टॉक आपके पास आए हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मीन्स इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो आप कहते हैं स्टोर को प्रिजर्वेशन दे सकोगे, स्टोर आपको बिल्कुल सही चलेंगे। अगर आपका मटेरियल का प्रॉपर ध्यान ही नहीं है, तो बिना किसी से आपने साइन किया किसी को भी सामान इशू करते चले जा रहे हैं, कहाँ पर सामान जा रहा है, वेस्टेज कितनी हुई, रिकॉर्ड ही नहीं है, तो कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉब्लम लागू नहीं होगा। अगर इसको सेटअप करना चाहते हो तो इस प्रोसीजर में सेटअप कर सकते हो। इशू करने के लिए बिन कार्ड होने चाहिए। जो भी बंदा इशू कर रहा है, जिसको भी इशू करने हैं, कुछ अथोराइज पर्सन होने चाहिए जिसके साइन चलने चाहिए, वही अगर साइन करके भेज रहे हैं तो आप स्टोर में से सामान इशू कर सकते हैं। जो डिलीवरी होनी चाहिए वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अपनी मनमर्जी से आप स्टोर से कोई सामान किसी को नहीं भेज सकते। अकाउंट भी उसका साथ में होना चाहिए, जो सामान आ रहा है उसको ऐड एंट्री करना होगा, जो जा रहा है उसका आउट एंट्री भी आपको करना जरूरी होगा। कंटिन्यू जो है मेंटेनेंस में होनी चाहिए स्टोर में, स्टोर की मेंटेनेंस भी होनी जरूरी है। मीन्स कौन कौन से सामान पड़े हैं, अगर किसी चीज़ की रेनोवेशन की जरूरत है तो उसकी रेनोवेशन भी टाइम पर होती चली जानी चाहिए। उसके बाद लिखा है इंटरनल कैश चेक सिस्टम एज ए कैश रिसिप्ट। आपके पास जो भी कैश का पैसा आता है उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले सेपरेशन ऑफ ड्यूटी, कौन कौन बंदे हैं जो पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। कंपनी का कोई भी बंदा जाके किसी से पैसे लेके नहीं आ सकता, कुछ ही पर्सन की जिम्मेवारी होगी। उनके पास क्या था? रिसिप्ट की बुक होनी चाहिए। रिसिप्ट की बुक वो इशू करके आएंगे, जिसको भी साइन करके लेके आएंगे भी बंदा यही साइन करेगा तो आपकी एंट्री पास होने वाली है। हैंडलिंग ऑफ इनकमिंग रेमिटेंस, आपके पास जो जो पैसे आने वाले हैं उसका प्रॉपर हैंडलिंग भी होना चाहिए। अगर कैश में है तो कैश, अगर चेक आए तो चेक की एंट्री आप प्रॉपर देखेंगे। चेक आए तो उसके पैसे जो है बैंक में जमा होने चाहिए। रिकॉन्सिलेशन बैंक के साथ हमेशा होनी चाहिए। करेक्टिंग दी कैश बुक, क्योंकि आपके एंट्रीज और बैंक की स्टेटमेंट मैच कभी नहीं करती, उसको करेक्शन करना भी जरूरी है। उसमें जो प्रॉब्लम्स हमें लगता है कि किसी बंदे की है तो उसकी स्टेटमेंट मंगा के सेटअप करो। अगर बैंक के साथ बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो बैंक से स्टेटमेंट लगा के उसको बैलेंस को मैच करने की जिम्मेवारी भी हमारी ही होती है। उसके बाद है इंटरनल चेक ऑफ कैश पेमेंट। कैश पेमेंट हमेशा क्या था, कोशिश करो कि जो पेमेंट्स करनी है वो चेक के थ्रू होनी चाहिए। छोटी छोटी पेमेंट्स है तो बैठिए कैशियर के अकॉर्डिंग हो जाए, प्रॉपर अथोराइजेशन होनी चाहिए। अकाउंटेंट जैसे इशू कर रहा है तो वही कैश इशू करेगा। सेफ्टी मेजर्स होनी चाहिए, जो भी एंट्रीज हो रही है वो ऐसे सेफ्टी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड में कहीं एंट्री पास हो रही है, वो भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद किन बंदों को कैश में डिस्काउंट देना है, जो हमारे क्रेडिटर कौन है वो आपको प्रॉपर ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद है इंटरनल चेक एज ए वेज पेमेंट्स। कंपनी में जो सैलरी दी जाती है उसके प्रॉपर भी कहता है आप रिकॉर्ड बनाएं। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड। वेज रिकॉर्ड मीन्स टाइम वर्किंग रिकॉर्ड होना चाहिए, कितने कितने घंटे की ड्यूटी बंदे ने उतना घंटे काम करने काम किया है कि नहीं किया है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। पीस वर्क रिकॉर्डिंग, कहीं पर किसी में पीस वर्क रिकॉर्डिंग हो रही है, डेली रिपोर्ट बननी चाहिए, इस बंदे ने कितने पीस बनाए हैं। बहुत सारी कंपनी में आजकल चलने चला मैकेनिकल काम में या फिर जो आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ पीस वर्क में काम कर रहे हैं, जितने पीस बनाएंगे उतने पैसे मिलेंगे। तो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। उसमें जॉब कार्ड और उसके जॉब प्रति जो रेट बने हुए हैं वो रेट बने होने चाहिए। जो पीस मिल में ये भी होता है कि 100 से ज़्यादा पीस बनाओगे 110 रुपये, 100 से कम है 100 रुपये, अगर 80 से कम है तो भाई इससे भी पैसे कम मिलेंगे, तो वो रेट भी आपके बने होने चाहिए। ओवर टाइम रिकॉर्डिंग, ओवर टाइम रिकॉर्ड करके कंपनी में ओवर टाइम चल रहा है, 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी हो रही है, 4 घंटे का जो ओवर टाइम है उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन से एम्प्लॉयज कितने कितने घंटे काम करके गए हैं। पास आउट रिकॉर्डिंग, पास आउट रिकॉर्डिंग कुछ बंदे कंपनी में ऐसे होते हैं जो बार बार पास लेके बाहर जाते हैं, गेट पास चाहिए अभी 1 घंटे का, आधे घंटे ओवर टाइम में गेट पास ले रहे हैं तो उनको ओवर टाइम नहीं मिलना चाहिए। कंपनी के 8 घंटे में अगर वो लगभग डेली महीने में मान लो उसने 8 गेट पास ले लिए तो उसकी सैलरी काटना जरूरी है। अभी इतने गेट पास नहीं होते जितने आप कंपनी में गेट पास लेने के लिए घूम रहे हो। प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट, कंपनी में जब भी सैलरी बनती है वेज शीट बननी चाहिए, और ये कोशिश करें तो कंप्यूटर में बननी चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कंप्यूटर सिस्टम अगर आप मैनुअल हैंड से बना रहे हो तो प्रॉपर उसकी केयरफुली जो है टोटल भी चेक करना जरूरी है, कैलकुलेशन चेक करना भी जरूरी होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस, जिन एम्प्लॉयज़ को जो वेजेस दे रहे हो उनकी सैलरी स्लिप बननी चाहिए, उनको पता होना चाहिए हमें कितने दिन के कितने पैसे मिले हैं, और उनकी पेमेंट कोशिश हो तो बैंक में जानी चाहिए। हर एक एम्प्लॉयज़ को अपने अपने पैसे को कहाँ पर कहाँ कहाँ कमिंग जब सॉरी कटिंग हुई है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कंपनी में होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा कंपनी में क्रिएट ना हो। ये टॉपिक आपका इंटरनल चेक वाला ये भी हुआ खत्म। कोई पॉइंट ऐसा है पूछना हो तो देखिए।